नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2020 में हुआ था। तो 2020 में जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स के, यानी कि मैं आपको पूरा पेपर मैथ्स का सॉल्व करके बताऊंगा और उसके आंसर्स भी बताऊंगा साथ में सॉल्व करके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो है पेपर किस तरीके से करना है, क्योंकि पैटर्न जो है पेपर का वो इसी तरह का रहने वाला है और साथ ही जो क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के इसी टाइप के आने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही मैं इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपको पूरा बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ के, और साथ ही मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं और साथ ही मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके उसके सॉल्यूशन करने में। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। जो मैथ्स का पेपर होता है इसमें ये सेक्शन 3 में आता है, जिसमें आपके 31 से 65 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, क्लास 8 के लेवल के होते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको पढ़कर बता दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हिंदी में है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसको ऑप्शन में देखकर करना है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 8/7 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 3/8 प्लस 8/7। कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन 8/7 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 3/8 प्लस 8/7। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो ये वाला सत्य है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। 8/7 प्लस 3/8 है, तो उसको 3/8 प्लस 8/7 करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, यानी कि ये दोनों सेम है। अगला ऑप्शन है 8/7 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 8/7। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है। आप नंबर को मल्टीप्लाई रिवर्स में करें या एक साथ करें, जैसे एग्जांपल के लिए 1 इंटू 2 की करें या 2 इंटू 1 करें, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, इसलिए ये भी वैल्यू आपकी सही है। इसी तरह से अगला है 8/7 डिवाइडेड बाई 3/8, यानी कि इस तरह से यहाँ पर है इसको, और इक्वल टू में दिया हुआ है 8/7 इंटू 8/3। अब ये जो डिवाइड वाला आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8/7 इंटू 8/3, यानी कि इसके इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों भी सही है। अगला ऑप्शन है आपका जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर इसमें ही करेक्शन हो सकता है क्योंकि बाकी तीनों सही हैं। तो ये है 8/7 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 3/8 माइनस 8/7। तो यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू जो है हमेशा अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको जैसे हम करते हैं 1 - 2 करेंगे और 2 - 1 करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही जो आंसर होंगे वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि जो डी ऑप्शन है आपका 31 में वो आपका राइट है। इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ आपका। तो क्वेश्चन ये है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। तो यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 32 है। तो हमें पहले ही बोल दिया है एक अशून्य यानी कि नॉन जीरो। तो अशून्य का मतलब है आपके कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 या अदर कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसका रेशनल नंबर या रेसिप्रोकल, जैसे हम 2 ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई होता है इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पर जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए जो इसका आंसर होता है, यानी कि हमें जो पूछा गया है उसके बेस पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। तो 1 के हिसाब से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है, जिसमें आपका 1 आंसर दिया हुआ है। तो आप कोई भी रेसिप्रोकल ले लीजिए। अब अगर आप 3 का भी लेंगे तो 3 का भी रेसिप्रोकल आएगा 1/3। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 ये हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट इट्स यूनिट प्लेस, यानी कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है यहाँ पर 38, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 45। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस वैल्यू, यानी कि जो वंश का डिजिट होता है, जैसे 4 डिजिट का नंबर है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एक 4 डिजिट का नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस जो नंबर है वो क्या होगा, यानी कि इनका सबका स्क्वायर करके देखेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 आना चाहिए। तो 38 का स्क्वायर जब हम करेंगे
तो यहाँ पर 8 को देखना है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 4 आएगी, जो कि गलत है, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6। अब 24 को करके देख लीजिए, तो 24 का 4 का जब स्क्वायर करते हैं वो आता है 16, यानी कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 6। तो हमें 6 ही चाहिए उसके यूनिट प्लेस पर, यानी कि इकाई के स्थान पर 6 चाहिए। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 24। बाकी 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 28 एंड 29। 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं स्थित हैं। तो 28 का वर्ग क्या होगा हमारे पास, 28 का वर्ग करके देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 784 784, और 29 का वर्ग करेंगे तो 29 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 841। अब इनके बीच की सारी संख्याएं हमें बतानी है वो कितनी होंगी, यानी कि हमें काउंट करना है कि 884 से लेकर 841 कितनी संख्याएं होंगी। तो 800 784 के बाद जो है 800 तक पहुंचने के लिए कुल 16 संख्याएं होंगी, यानी कि 85 से काउंट करेंगे 900 तक जाएंगे तो वो 16 संख्याएं होंगी। प्लस उसके बाद 800 के बाद हम काउंट करेंगे 1 से लेके 40 तक, तो वो होंगी 40। हमें यहाँ पर 81 41 और 84 ये काउंट नहीं करना है, उसके बाद और इससे पहले काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारे पास 56। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर जिसमें आपके आंसर दिया हुआ है 56। पीडीएफ आप इसका निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, ताकि आप इसका वीडियो पूरा देख सकें और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, रूट के अंदर यहाँ पर रूट 256 प्लस इसमें 81 भी है रूट के अंदर। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप रूट जो अंदर की वैल्यूज हैं इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये वाला रूट बना रहेगा, तो 256 का रूट होता है 16 प्लस 81 का रूट होता है 9। अब ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 25। अब 25 का रूट होता है 5, यानी कि इसका आंसर होगा 5। ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जिसमें आपका आंसर दिया हुआ है 5, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है एकदम सही है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं करवा के आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए, और सारे के सारे सॉल्यूशन जो है ये आपके सही हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपको बता देता हूँ यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव क्यूब रूट एंडिंग विद 3। यानी कि हमें यहाँ पर हिंदी में ये कह रहा है, निम्न में किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी। तो यहाँ पर हमें संख्याएं जो दी हुई है वो कुछ तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। संख्याएं हैं 35,937, दूसरी संख्या है 46, जो ऑप्शन है वो बता रहा हूँ मैं, 46,656, तीसरा ऑप्शन है 39,304, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 50,653। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनका जब हम क्यूब करेंगे, इस तरह से जो क्यूब करते हैं हम, तो जब इनका क्यूब करेंगे तो उनका यूनिट प्लेस वैल्यू, यानी कि इकाई की जो वैल्यू होगी, जो सबसे पहले इस तरफ वैल्यू आती है राइट तरफ, तो वो 3 किसकी होगी। तो पहला ही ऑप्शन इसमें देख सकते हैं, क्योंकि 6 का जब हम करेंगे, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं तो हमारे पास आता है 216, तो इसका इकाई का अंक हुआ 6। दूसरा है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो यहाँ पर इसकी इकाई की वैल्यू होती है, जो होती है 64 होती है। तो यहाँ पर 4 जो है इसकी इकाई की वैल्यू, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें 3 बताना है, 3 किसकी होगी, और 3 का करेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27, यहाँ पर 7 हो जाएगी, और 7 लास्ट बचा हुआ है, जो कि पहला ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 यहाँ पर हो जाएगा 343, यानी कि ये इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू, यानी कि इकाई की वैल्यू 3 आ गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर है, इसकी वैल्यू जो होगी यूनिट प्लेस वैल्यू वो 3 होगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर आपका 36 में आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 36, ज्यादातर आपको क्वेश्चन इसमें ऐसे ही मिलेंगे जो आप ऑप्शन के बेस पर ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है उसको ऑप्शन से ही सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो है इसको अगर पेपर लगाते हैं तो आप उसको ऑप्शन से सॉल्व करके ज्यादातर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसके इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपको ये बेसिक चीज होती है, आप आसानी से कर सकते हैं।
4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। अब बाकी आपको जो है डेसिमल्स काउंट करने हैं। डेसिमल कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो डिजिट हैं, तो बाकी के आप डिजिट लगा दीजिए, वो होंगे 0 में। तो बाकी की 4 डिजिट हमने लगा दी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 डिजिट हो गई। बाकी आपका ये डेसिमल आ गया। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है, यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है, यानी कि ये इसका आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपका आंसर आएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर, द लीस्ट नंबर बाई विच 81 बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इज। वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है। 81 को जो है हमें सबसे पहले इसका जो है फ्रैक्शन फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 3 से हो जाएगा यहाँ पर फैक्टर, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। फिर से 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर से 3 से हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और लास्ट वापस से 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर आपका जो है पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन का मतलब यानी कि परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्यूब में क्या होता है, आपके 3 पेयर होते हैं, तो यहाँ पर 3 पेयर ये बन रहे हैं, बाकी एक नंबर ये अलग से बच रहा है। यानी कि अगर आप 81 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। और ये किसका परफेक्ट क्यूब है, ये 3 का परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर आपका जो है मल्टीप्लाई जो डिवाइड होगा वो 3 से आपको करना है, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि 3 दिया हुआ है। यानी कि आप 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 2 3 1 लाख 12,30,000 1 करोड़ 23 लाख, इस तरह से है। यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ 39। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 2 3 0 0 0 0 0, इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब हमको इसको मानक रूप हमें इसका बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको भी आप ऑप्शन के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे हम पहले इसको इजी बना लेते हैं। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 5। इसके बेस पे आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पर हमें सबसे कम ऑप्शन वाला जो 10 की पावर 7 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे बढ़ाएंगे उसको, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1.23 इंटू, और इसकी पावर बढ़ जाएगी 10 टू द पावर 7 हो जाएगी। ये कैसे हुई, ये कुछ इस तरीके से हुई है। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको और मल्टीप्लाई कर दिया है 10 टू द पावर 5 थी इंटू 10 टू द पावर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर जब 10 टू द पावर डिवाइड किया तो ये हो गया 1.23, और ये जो पावर्स है वो ऐड हो गई तो 10 टू द पावर 7 हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर सही हुआ। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कुछ इस तरीके से है, z इंटू जेड स्क्वायर टू द पावर -4 इज इक्वल टू हमें पूछा गया है। अब इसको कैसे करना है, तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। जेड स्क्वायर की पावर -4 है, तो जेड इंटू जेड की पावर 4 है, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 हम मान लेंगे, तो 1 आ गया। उसके बाद जब बेस सेम हो तो वापस जो है पावर तो ऐड होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 1 -8 हो जाएगा जेड टू द पावर -7, क्योंकि यहाँ पर -8 बड़ा है इसलिए -7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन के बेस पर हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 ये आपको जो है पूरा करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन आता है, पैटर्न जो है बहुत इजी है, बस आपको अगर एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इफ अ फैमिली ऑफ 10 पर्सन परचेजेज राशन फॉर 15 डेज, तो एक फैमिली जो है यहाँ पर 10 पर्सन के लिए यानी कि 10 लोगों के लिए यहाँ पर 15 दिनों का राशन लिया जाता है। 15 डेज 15 दिन, 10 दिनों के लिए 10 लोगों के लिए 15 दिन का राशन होता है, खरीदा जाता है। और पहले दिन से यदि 10 लोगों का एक परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है और पहले दिन से 5 मेहमान आ जाते हैं, यानी कि पहले दिन 5 मेहमान और आ जाते हैं, तो कितने लोग बढ़ गए, यहाँ पर 15 लोग हो गए। तो पहले हम ये देख लेते हैं, 10 लोगों के लिए 15 दिन का खाना होता है, और तो एक लोगों के लिए एक लोग होगा अगर, तो उसके लिए कितने दिन का हो जाएगा वो खाना, तो वो खाना हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू 10, वो हो जाएगा 150 डेज के लिए, यानी कि 150 दिनों के लिए एक लोगों के लिए वो खाना हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर 5 मेहमान और आ जाते हैं, यानी कि 10 से बढ़कर वो कितने हो गए, 15 लोग हो गए।
तो 15 लोग हो गए, एक लोगों के लिए कितना था, 150 दिन के लिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 लोगों के लिए 150/15, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दिन, यानी कि 15 लोगों के लिए वो राशन जो है 10 दिन तक चलेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। 10 दिन यहाँ पर वो राशन चलेगा जब 5 मेहमान और आ जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। यदि एक रिक्शा 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसी गति से इस रिक्शा द्वारा 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ रिक्शा इन 1 आवर इज 10 किलोमीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द सेम रिक्शा विद द सेम स्पीड इन 1 मिनट विल बी। तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन इस तरह से है, 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में वो रिक्शा कवर करता है 10 किलोमीटर। पहले हम 10 किलोमीटर को चेंज कर देते हैं मीटर में तो इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो उस बेस पे 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो गए। अब 1 आवर है तो यहाँ पर 1 मिनट में हमें पूछा जा रहा है, तो 1 आवर को हम मिनट में चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा 60 मिनट। ये हो जाएगा 60 मिनट इज इक्वल टू 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। अब हमें 1 मिनट में फाइंड करना है, तो 1 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 10,000 में 60 का डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 मिनट में तय की गई दूरी आ जाएगी, यानी कि स्पीड आ जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और ये 2 0 बचे, यानी कि 500/3 मीटर, यानी कि इतनी दूरी 1 मिनट में वो रिक्शा दूरी तय कर लेगा। यानी कि ऑप्शन के बेस पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, 500/3 मीटर, इतनी दूरी वो रिक्शा तय कर लेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ निधि परचेजेज अ बुक of ₹500 and GST is 12%, she will pay RS। यानी कि 43 जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है, यदि निधि 500 रुपये मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है और उसका GST 12% हो तो उसके द्वारा तय देय राशि होगी। तो यहाँ पर 500 रुपये उस पुस्तक का मूल्य है, तो पुस्तक का जो मूल्य है वो 500 रुपये है, ये हमें पहले लिख लेना है, 500 रुपये है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ इसलिए आपको पूरा बता रहा हूँ। और जीएसटी जो लगता है वो कुछ इस तरीके से है, 12% है। तो 500 रुपये पे 12% जीएसटी लगता है, तो पहले हम करेंगे 500 रुपये पे 12% का जीएसटी निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 5 जा 60, यानी कि 60 रुपये उस पुस्तक पर क्या लग गया, जीएसटी लग गया। अब टोटल जो उसका मूल्य होगा यानी कि टोटल वैल्यू होगी उस बुक की, वो कितनी होगी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 500 को 60 से जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 560, यानी कि निधि को इतने रुपए और बुक के लिए देने पड़ेंगे। यानी कि ऑप्शन के बेस पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। यहाँ पर आप पीडीएफ जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको जो है आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर 44 क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर ₹10 एट द रेट 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, पर एनम फॉर 2 ईयर्स विल बी। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहला फॉर्मूला होता है अमाउंट का, तो आपको अमाउंट यहाँ पर देखना है, यानी कि जो मिश्र धन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर मिश्र धन पहले आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर हम 10 लेंगे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है तो 10/100, और टाइम आपको 2 दिया हुआ है तो ऊपर आ गया 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 10, 1 प्लस 1/10 टू द पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 1 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 11/10 टू टाइम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 121/10, यहाँ पर आ जाएगा 12.1। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू P माइनस, यानी कि अमाउंट माइनस A माइनस P। तो अमाउंट हमारा आया 12.1 और प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 10, तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 या 2.10, इस तरीके से हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2.1 होगा, 2.1 रुपीज होगा।
तो इस तरह से ये कंपाउंड आ गया, यानी कि ऑप्शन के बेस पर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जब PDF अवेलेबल करा दूंगा तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते देख सकते हैं, और उसके बाद आप वीडियो को देखकर अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन नंबर 45 था। क्वेश्चन नंबर 46 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको ऑप्शन के बेस पर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर है 32 z² y² x² के समान पद क्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक 32 z² y² x², यानी कि ऑप्शन के बेस पर आपको इसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन के बेस पर यहाँ पर वैसे ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, आप इसको देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्टर करने हैं। 32 के फैक्टर क्या होंगे, बड़े नंबर्स में आप देख लीजिए तो 8 इंटू 4 होगा 32 का फैक्टर। बाकी आपके जो ऑप्शन है वो है 8 इंटू 3 जो कि 24 होगा, 6 इंटू 6 36 होगा, और लास्ट ऑप्शन है 6 3 जा 18, वो 18 हो गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि बीच वाला ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका 8 इंटू 4 करने पर 32 आ जाएगा। बाकी आपको देखने भी नहीं है, आप इनको बिना देखे ही सॉल्व कर सकते हैं, केवल आप नंबर के बेस पर सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप ऑप्शन के बेस पर सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही है यहाँ पर जो आप ऑप्शन के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो 63z² y³ x का अखंडनीय गुणनखंड है, तो इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 9z² y³ x, तो यहाँ पर 63 है वो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है 9 इंटू 7 इंटू 2, तो 9 7 63 होता है, और 63 2 126 होता है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 63 ही है। और सी ऑप्शन है 9 7 63। उसके बाद आपको ये भी देखने हैं z² यहाँ पर है, x है, लेकिन y³ नहीं है, y² है, तो यहाँ पर y³ है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन डी है, यहाँ पर 3z² इंटू 7x इंटू 3y³, 3 7 जा 21 21 3 जा 63, और बाकी आपके z² y³ और x यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3a/5 प्लस 2b/3 ब्रैकेट में 3a/5 माइनस 2b/3। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो a की जगह यहाँ पर क्या है 3a/5, और b की जगह क्या है 2b/3। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है a² माइनस b² में। तो जब आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3a/5 का होल स्क्वायर माइनस 2b/3 का होल स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9a² माइनस 4b²/9। इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भी कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन है, यानी कि 48 की तरह ही है, इसको भी आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर है। 49 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2005 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर। अभी अभी हमने फॉर्मूला किया हुआ है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की जगह है 2005 और b की जगह है 1995, तो यहाँ पर इसको इसमें पुट करेंगे तो 2005 प्लस 1995, और यहाँ पर आ जाएगा 2005 माइनस 1995। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40,000। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए में आपको 40,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² प्लस 24xy प्लस 16
वाई स्क्वायर है, इसकी भुजा होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। इस तरह से आपको जो है ये दिया हुआ है। पहले आप इसको स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, तो इसको हम स्क्वायर में चेंज करते हैं, वो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y, क्योंकि 16y का जो 16y² होता है वो 4y का होल स्क्वायर होता है, तो 4y का होल स्क्वायर। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है आपके पास भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो यहाँ से जो है स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा अंडरूट। तो जब अंडरूट किसी भी स्क्वायर वाली पावर जो है होती है, तो यहाँ पर अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और जो भुजा आ जाएगी यानी कि साइड आ जाएगी वो हो जाएगी 3x प्लस 4y। इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के बेस पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो अगर ये मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप जो है ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 3x माइनस 464 माइनस x इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4 का इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 और यहाँ पर कैरी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 6 4 जा 25, 4 और 1 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 256। माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएंगे प्लस, ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 3x प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पर 7x, माइनस का 256 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 10 से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 266। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई में 7 यहाँ पर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 266 अपॉन 7, तो 7 3 जा 21 और 7 8 जा 56। इस तरह से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 38, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन के बेस पर आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 51 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। The present age of the father is 3 times than that of his son. After 3 years, the age of the father will be 7 years more than twice the age of the son. The present age of the son is in years. तो यानी कि हमें ये पूछा जा रहा है कि जो सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। हिंदी में लिख लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने माना पुत्र की जो आयु होती है वो यहाँ पर पुत्र के लिए मान लेते हैं हम x, तो ऑटोमेटिकली पिता की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 3x, क्योंकि स्टार्टिंग में यही बोला जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु x है तो पिता की 3x हो जाएगी। उसके बाद ये बोला जा रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 2 गुने से, तो 3 वर्ष बाद यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, 2 गुने से 7 अधिक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x का ही हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि पुत्र की एज ही पूछी जा रही है, सन की एज पूछी जा रही है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 प्लस 7। 2x इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा x, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 3, 6 प्लस 7 13, और 3 को इधर ट्रांसफर किया तो -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 10। इस तरह से यहाँ पर आपका जो मान आया, यानी कि सन की एज जो आई है, पुत्र की जो एज आई है वो 10 आई है, यानी कि ऑप्शन के बेस पर यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। The sum of 5 consecutive multiples of 6 is 2040, find the largest multiple। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि हम पहले इसको 6 के 5 क्रमागत गुणज क्या लें।
तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 6x, दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6x प्लस 6, यहाँ पर हम इसका योग दिया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। तो दूसरा मैंने ले लिया 6x प्लस 6, यहाँ पर गुणज बोल रहा है तो यहाँ पर 6 को आगे बढ़ाते जाना है, तो इसमें और 6 ऐड हो जाएगा तो 6x प्लस 12, और 6 ऐड हो जाएगा तो 6x प्लस 18, और लास्ट 6x प्लस 24। यहाँ पर 5 गुणज बोल रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इनका योग होता है 2040, इनका योग हो रहा है 2040 जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 6x जो है सारे हम पहले ऐड कर लेते हैं, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30x। बाकी आप नंबर को ऐड कर देंगे, 6 और 12 18, 18 36, 36 और 24 हो जाएगा 60, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 60 इज इक्वल टू 2040। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 30x इज इक्वल टू 2040 माइनस 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 1980। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1980 अपॉन 30। अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 66। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा गुणज यहाँ पर हमारे पास है 6x प्लस 24, तो यहाँ पर 6x प्लस 24, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 66 प्लस 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 396 प्लस 24, ये हो जाएगा 420, यानी कि ऑप्शन के बेस पर आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 420, जिसमें आपको दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है 15 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 13 गिव अस 54, द वैल्यू ऑफ y इज, यानी कि y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, y का मान होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, y और 13 का गुणनफल हो जाएगा 13y, और इसमें 15 जोड़ने पर, यानी कि 15 इसमें जब जुड़ जाता है तो यहाँ पर आंसर आता है 54। तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, y का मान हमें ज्ञात करना है, तो 15 हम ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर 15 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 माइनस 15, तो 13y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 39। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 39 अपॉन 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम, यानी कि 39 में 13 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम डिवाइड होगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। तो ऑप्शन के बेस पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:6, द लार्जेस्ट एंगल इज, एक चतुर्भुज के 4 कोण 3:4:5:6 के अनुपात में हैं, सबसे बड़ा कोण होगा। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 360 डिग्री, और बाकी चारों एंगल हमें यहाँ लेने, चारों का अनुपात हमें दिया हुआ है 3 4 5 6, तो हम ले लेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, क्योंकि चारों का जो योग होता है वो 360 के बराबर होता है, और x मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है अनुपात में दिया हुआ है मान, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद सबसे बड़ा कोण हमें निकालना है, तो यहाँ पर जैसे 6x सबसे बड़ी वैल्यू है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो सबसे बड़ा कोण हमारा आ जाएगा। तो ये 6x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 3x, इसको टोटल करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 15 हो जाएगा 18, तो 18x इज इक्वल टू आ जाएगा 360। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 अपॉन 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि 20 डिग्री जो है यहाँ पर आ गया है, यानी कि इनमें सब में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 20 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6x जो है हमें सबसे बड़ा कोण निकालना है, तो 6x में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 20, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 120, यानी कि 120 डिग्री यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कोण होगा, यानी कि ऑप्शन बेस पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है इसका, ऑप्शन डी 120 डिग्री जो है इसका सबसे बड़ा कोण होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर, यदि one of the diagonals of a rhombus is equal to its sides, its larger angle is, यदि एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, तो ये एक होती है कंडीशन होती है जिसमें आपको
फिक्स दिया हुआ होता है, यदि एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, इसका बड़ा कोण होगा। तो ये कंडीशन है और ये फिक्स कंडीशन है, इसमें फिक्स वैल्यू होती है, तो इसका बड़ा कोण 90 डिग्री होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसमें आपका आंसर फिक्स है 90 डिग्री। इसमें आपको सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, उस बेस पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसका डायग्राम भी इजीली बना लेते हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक फैक्ट है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 57 है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 जो है यहाँ पर, इसमें आपको क्या करना है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स यानी कि विकर्ण का गुणनफल, तो विकर्ण इसके जो है वो दिए हुए हैं 5 और 7, तो इनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 35/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 17.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर होगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन के बेस पर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ L यूनिट्स एंड विड्थ B यूनिट्स विल बी। लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपका जो है ये आयत कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपका जो त्रिभुज वो बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो L दी हुई है और जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो है वो B दी हुई है। तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह जो क्वेश्चन ये 59 क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है इसमें आपका फैक्ट दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन के बेस पर आपका जो आंसर है वो L इंटू बी अपॉन 2 है। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो ये होगा L इंटू बी अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है ये आपका राइट आंसर है। L इंटू बी अपॉन 2 इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि ट्राइंगल का जो है एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया हुआ है 360 मीटर क्यूब वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 meter and width 18 meter. The height of the water level in the field will be। यानी कि एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल से सिंचाई की जाती है। खेत में जल स्तर की ऊंचाई होगी, यानी कि मीटर में जो जल स्तर की ऊंचाई है, यानी कि हाइट ऑफ दी जो लेवल होगा वाटर का वो कितना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसका एरिया, यानी कि क्षेत्रफल जो है आयत का वो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लंबाई दी हुई है 40 और चौड़ाई दी हुई है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 720 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको जो है ये 360 मीटर क्यूब यहाँ पर जो है जो खेत है वो भरा हुआ है। तो यहाँ पर उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है ये 360 मीटर क्यूब जो है वो भरा हुआ है, अपॉन में उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 720 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मीटर बचा जो कि हमें मीटर में ही फाइंड करना है क्वेश्चन बेस पर। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 बचा 36 और 36 टू जा 72। तो यहाँ पर आंसर आया 1/2 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। तो ऑप्शन बेस पर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर है। 0.5 मीटर जो है उसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यदि एक घन की भुजा 3 गुना कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स। यानी कि 61 में आपको क्या करना है, एक घन की भुजा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि घन का आयतन जो है उसका फॉर्मूला होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला आपका जो होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा क्यूब होता है, यानी कि साइड क्यूब होता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा x थी पहले, तो x का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब आएगा, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू।
उसके बाद ये हो जाती है 3 गुनी, 3x हो जाती है उसकी वजह। तो उसका जो क्यूबिक आंसर होगा यानी कि यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से होगा 3x की पावर क्यूब। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो होगा 3x इंटू 3x इंटू 3x, तो यहाँ पर आंसर आएगा 27x क्यूब। यानी कि ये कितने गुना बढ़ चुका है, यहाँ पर 27 टाइम बढ़ चुका है। पहले x क्यूब आया था, अब आया 27x क्यूब, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा 27, ऑप्शन डी। आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 से क्वेश्चन नंबर 65 जो कि ये हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 65 तक आपका मैथ्स का पार्ट होता है क्लास 9 के पेपर में। तो अब है क्वेश्चन नंबर 62। द रेडी ऑफ टू cylinders are in the ratio of 1:2 and heights are in ratio of 2:5. The ratio of their volume will be। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाई, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, त्रिज्याएं हैं हमारे पास 1:2 में, और उनकी जो ऊंचाइयां हैं वो हमारे पास दी हुई हैं 2:5 में। तो यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई हमें इस तरह से दी हुई है। इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका हमें अनुपात निकालना है। तो एक के लिए हम मान लेते हैं, ये हो गई R1, ये हो जाएगी R2, ये हो जाएगी H1 और ये हो जाएगी H2, क्योंकि हाइट जो है अलग अलग रेशियो में दी हुई है और रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो अलग रेडियस में दी हुई, अलग अलग दी हुई है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 1 और H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर और H2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पाई R1 यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू H क्या है H2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पाई R स्क्वायर H2, तो पाई इंटू R स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू H2, तो यहाँ पर 5। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 का ये 1 टाइम है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 2 आ जाएगा 10। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो 1:10 आएगा। तो इस तरह से जो है वो इसका रेशियो आ जाएगा 1:10, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है ये भी आपका जो है मेंसुरेशन से ही दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 63 है how many cubic meters of earth must be dug to construct a 7 meter deep well and diameter is 2 meter। यानी कि एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितनी क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो कुआं है तो कुआं कुछ इस टाइप का ही होगा, जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कुआं जो है इस टाइप का होगा, जो कि एक सिलेंडर टाइप का है, यानी कि बेलन के आधार का है। तो आपको जो है क्यूबिक मीटर मीटर चाहिए, यानी कि उसका आयतन आपको निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी बेस पर हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो 7 मीटर गहरा यानी कि एच की वैल्यू हो जाएगी 7। व्यास जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है, तो व्यास जो है उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो आर हो जाएगी 1, आधा होता है व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहाँ पर 1 होगी और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा सॉल्व, ये 22/7 इंटू 1 इंटू 7। तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 22 मीटर क्यूब, यानी कि 22 मीटर क्यूब मिट्टी यहाँ पर इसको खोदनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, उस पर आने वाले संख्याओं के योग के संभव परिणाम हो सकते हैं। A dice is thrown 2 times, the sum of numbers appearing on the dice and can be outcomes। तो यहाँ पर जो है इसके टोटल आउटकम्स होंगे वो होंगे 36। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि उसके जो है अलग अलग आउटकम्स जो है वो कितने होंगे, जिसका टोटल अलग अलग होता हो, तो वो होंगे टोटल यहाँ पर 11। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज -6 -8 3 2 1 4 2 5। निम्न आंकड़ों का परिसर है, यानी कि हमें नंबर दिए हुए हैं -6 -8 3 2 1 4 2 5। इस तरह से यहाँ पर हमें
दिए हुए हैं, तो इसका हमें रेंज फाइंड करना है, परिसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करना नहीं होता है। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 5 है, और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है -8। तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि 5 माइनस 8, इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 8 यानी कि 13, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बेस पर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और इस तरह से यहाँ पर हमारे जो मैथ्स का सॉल्यूशन है जवाहर नवोदय विद्यालय का, ये आपका मैथ्स का सॉल्यूशन, मैथ्स का जो पेपर है आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको आंसर के साथ साथ आपको सारे के सारे रीज़न भी बताऊंगा कि ये आंसर इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसलिए आप आगे भी हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारी खबरें और सॉल्यूशंस जो हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू।